बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले विषय इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत रॉलेट एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे या रॉलेट कानून के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भारत में राष्ट्रवाद किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ लोगों के बीच में, वो कारण क्या थे जो राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी रहे। इसके बाद हम लोगों ने गांधी जी के बारे में जाना, गांधी युग के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉलेट कानून क्या था। लेकिन रॉलेट कानून क्या था ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि रॉलेट कानून बनाया क्यों गया था। तो बात है 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुआ था। जिस क्रांति को देख करके, जिस क्रांति से प्रभावित होकर के भारत के जो क्रांतिकारी थे वे लोग भी अपनी गतिविधियों को तेज कर दिए थे। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों के भारत के क्रांतिकारी भी उस क्रांति को देख करके उससे प्रभावित होकर के तेज कर दिए थे। और उन क्रांतिकारी गतिविधियों का तेज होना यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे भारत के क्रांतिकारी, उसको और तेज कर दिया। और जब उनके खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया भारत के क्रांतिकारियों ने, तो जो उस समय का जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वह डर गया, वह भयभीत हो गया। वह इतना डर गया क्रांतिकारियों से कि जल्द से जल्द वह इन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए, किस तरह से इनको नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में वो सोचने लगा। बहुत विचार विमर्श के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। वह एकदम से परेशान हो गया। तो मजबूर होकर के उसने एक जज को बुलाया। नाम था जिसका सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट को वो बुलाया और वो कहा कि आप कुछ ऐसा कानून लाइए, कुछ आप ऐसा करिए जिससे इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगे ही लगे। तो रॉलेट ने अपने लॉर्ड यानी कि चेम्सफोर्ड की बात को माना और वह कुछ लोगों को लेकर के कानून किस तरह का हो, कैसा कानून बनाया जाए, वह सोच विचार करने लगा। और वह फील्ड में जाकर भी इसके लिए काम भी किया कि क्या परिस्थितियां हैं इस समय भारत में, और उस परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कौन सा कानून लाया जाए जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। तो 2 सालों के बाद जब वह वापस लौटा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वो बताया कि अगर आपको इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है तो आपको एक कानून बनाना पड़ेगा। तो चेम्सफोर्ड ने कहा कि भाई कानून तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, फिर क्या कानून की ज़रूरत है। रॉलेट ने कहा कि आपको एक नया कानून बनाना पड़ेगा। अगर इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं तो आपको एक नया कानून बनाना पड़ेगा। तो चेम्सफोर्ड ने कहा कि भाई जल्दी बताइए कि ऐसा कौन सा कानून बनाया जाए या उस कानून में ऐसा क्या रखा जाए जिससे कि इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। तो इन 2 सालों में जो कुछ भी रॉलेट ने सोचा हुआ था, जो भी समझा हुआ था परिस्थितियों को देखते हुए, वह सब लॉर्ड के सामने बताता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को इसकी बात में दम लगा और उसने कहा कि ठीक है, आप कानून बना डालिए। तो इसी तरह से जब चूँकि यह कानून, और इस कानून में था क्या, अभी आप लोगों ने जाना कि इस कानून को किसने बनाया, इस कानून को किसने बनवाया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस कानून में था क्या। तो इस कानून में सिर्फ़ और सिर्फ भारतीयों के खिलाफ अत्याचार करने के सिवा कुछ भी नहीं था। यानी कि भारतीयों पर अत्याचार के अलावा कुछ भी ऐसा नया नहीं था इस कानून में जिससे भारत के लोग राहत की सांस ले सकें। अब इस कानून में था क्या, आइए इसको हम देख लेते हैं। तो इस कानून में ये था कि किसी भी व्यक्ति को
अगर वो भारतीय है और लोगों को लगता है, अंग्रेजी शासन को ये लगता है कि यह व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है, तो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और अधिकतम इस कानून के तहत 2 वर्ष की सज़ा का निर्धारण किया गया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि रॉलेट ने बताया चेम्सफोर्ड को कि इन सारे कानूनों के लिए आपको एक अलग से न्यायालय बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के केसेस की सुनवाई में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आना चाहिए। जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, तब जाकर के यह कानून सफल होगा। तो उसने सुझाव दिया कि इसके लिए आपको एक अलग से न्यायालय बनाना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त क्या था कि इस कानून के खिलाफ या इसमें सज़ा पाया हुआ व्यक्ति वह किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता है। तो यह इस प्रकार का जो कानून बनाया गया, चूँकि यह कानून रॉलेट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस कानून का नाम रॉलेट कानून पड़ा। रॉलेट ने इस कानून को बनाया था, या हम कह सकते हैं कि यह कानून उस समिति के द्वारा बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता सिडनी रॉलेट कर रहा था, इसलिए इस कानून का नाम रॉलेट पड़ा। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि इस कानून के प्रति, यानी रॉलेट कानून के प्रति भारतीयों का क्या रुख था, या भारतीय इस कानून के बारे में क्या कहना प्रारंभ किए, भारतीयों का रुख क्या था इस कानून के प्रति। तो भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। भारतीयों ने इसे कहा कि ये जो कानून है यह काला कानून है। काला कानून किस लिए है? क्योंकि इस कानून के अंतर्गत ना तो कोई वकील था, न कोई दलील था, न कोई अपील था। ये जो कानून था, इसके खिलाफ आप किसी भी अदालत में अपने बचाव हेतु नहीं जा सकते थे। अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी मुकदमे में अगर फंसते हैं और उस मुकदमे के द्वारा हमारे खिलाफ कोई फ़ैसला आता है, तो हम उस फैसले के खिलाफ अगली अदालत का शरण लेते हैं या अगली अदालत में जाते हैं। लेकिन ये जो रॉलेट कानून बनाया गया था, इसके तहत किसी भी प्रकार का कोई अपील किसी अदालत में नहीं किया जा सकता। तो इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा और इस कानून का लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी, शौकत अली जिन्ना, मजहरुल हक, ये लोग अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि गांधी जी का क्या विचार था इस कानून के बनने पर। गांधी जी, जो कि अंग्रेज़ों को प्रारंभ में बहुत अच्छा मानते थे, बहुत अच्छा कहते थे, उनका क्या विचार था इस कानून के प्रति। तो गांधी जी ने इस कानून के बारे में कहा कि यह कानून जो है वह अनैतिक है, यह कानून अत्याचार करने वाला है, यह कानून जो है वह भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करने वाला कानून है, यह कानून आम नागरिकों की स्वतंत्रता के या संवैधानिक अधिकारों की हत्या करने वाला कानून है। अब जो गांधी जी अंग्रेज़ों को बहुत प्रिय लग रहे थे, देशभक्त लग रहे थे, वही गांधी जी इतना कह देने से, गांधी जी के इतना कह देने से अंग्रेज़ों की नज़र में वो देशद्रोही हो गए। तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी की बात को नहीं माना और उस कानून को ला करके लागू कर दिया। तो गांधी जी ने भी कहा कि अगर आप हमारी इस मांग को नहीं मानते हैं तो हम इसके खिलाफ असहयोग करेंगे, हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने एक लीग की स्थापना किया जिसको सत्याग्रह लीग कहा गया। सत्याग्रह लीग की स्थापना गांधी जी ने किया और उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का हम विरोध करेंगे। तो हुआ क्या कि गांधी जी की अध्यक्षता में या गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल 1919 को दिल्ली, अमृतसर, पंजाब, अहमदाबाद में सभाएं हुई और हड़ताल किया गया। किसके खिलाफ? रॉलेट कानून के खिलाफ। और क्या हुआ बाद में? जब आंदोलन हुआ तो किसी भी आंदोलन को
समाप्त करने के लिए सरकार का कर्तव्य क्या होता है? सरकार ये चाहती है या सरकार ये करती है कि अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार के प्रतिनिधि उस आंदोलन को बंद कराने के लिए या उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार का प्रतिनिधि जाता है, उनसे बात करता है और आंदोलन को स्थगित कराता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने कहा न तो हम इस कानून को वापस लेंगे और अगर आप लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहे तो इसको हम लोग कुचल भी देंगे। और हुआ वही। तो जब गांधी जी के नेतृत्व में जगह जगह पर आंदोलन होने लगा तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। दमनात्मक कार्रवाई का मतलब उनको कठोरतापूर्वक दबाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया कि किसी तरह से इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लग जाए। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, देखते हैं। और ठीक उसी समय दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोलियां चलाई गईं और गोली चलने से कई लोग, निर्दोष जनता मारी गई और कई लोग घायल भी हुए। आगे क्या होता है? और उस समय जो पंजाब राज्य होता है वह सबसे अशांत था। सारी गतिविधियां तो हो ही रही थी देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन जो पंजाब था वह कुछ ज़्यादा ही अशांत था। वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म था। तो हुआ क्या कि 9 अप्रैल रामनवमी के दिन, रामनवमी क्या है? ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो 9 अप्रैल रामनवमी के दिन पंजाब के अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू की अध्यक्षता में वह प्रदर्शन होता है। और जब यह प्रदर्शन होता है तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस प्रदर्शन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को पंजाब से निर्वासित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप पंजाब में नहीं रह सकते हैं, आपके पंजाब में रहने से माहौल बिगड़ सकता है, अशांति फैल सकती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को पंजाब छोड़ने का आदेश दे दिया और ये दोनों जो है पंजाब को छोड़ दिए। और जब ये लोग पंजाब को छोड़ दिए तो इनके निर्वासित होने के विरोध में भी आंदोलन हुआ। ऐसा नहीं कि आंदोलन वहीं समाप्त हो गया। जब ये लोग निर्वासित कर दिए गए तो इन दोनों के विरोध में भी 10 अप्रैल को हड़ताल हुआ, आंदोलन हुआ, जगह जगह चक्का जाम किया गया लोगों के द्वारा। आगे क्या होता है कि जब ये लोग विरोध कर रहे होते हैं उसी समय इन पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल भी होते हैं। लेकिन उस भीड़ ने क्या किया? अब तक क्या होता था? अब तक यही होता था कि सरकार मार पीट कर किसी तरह से उनको भगा देती थी तो वो बदले में कुछ भी नहीं करते थे। अब तक यही होता आया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को निर्वासित कर दिया गया और जब 10 अप्रैल को लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन आरंभ किया तो अंग्रेज़ों ने उनको मारा पीटा। लेकिन उसके बदले में क्या किया? वो लोग भी हिंसक प्रदर्शन पर, जनता भी, भारत की जनता भी हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गई। कई जगह तोड़फोड़ किया, बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी किया गया। परिणाम क्या हुआ कि उस समय चूँकि पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर थी, पंजाब सुलग रहा था, तो गांधी जी पंजाब का हाल चाल जानने की, पंजाब की स्थिति क्या है यह जानने के लिए गांधी जी पंजाब गए। पंजाब जाने लगे तो बीच रास्ते में ही इनको अंग्रेज़ों ने रोक लिया कि आप पंजाब नहीं जाएंगे, आपके पंजाब जाने से वहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। तो गांधी जी को वहीं अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। और जब गांधी जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया तब फिर से एक बार जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया। और उग्र इस तरह से हुआ कि मजबूर होकर के लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 11 अप्रैल को पंजाब में सैनिक शासन लागू करना पड़ा। सैनिक शासन का मतलब जानते हैं कि देखते ही स्थिति अगर गंभीर है
जनता नहीं मान रही है, तो देखते ही प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो उस समय क्या हुआ कि 11 अप्रैल को पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, और जनरल ओ डायर को पंजाब का उप गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है। और जब ये उप गवर्नर जनरल बनकर के डायर आता है तो ये क्या करता है, आते ही इसने कहा कि अब जो है पंजाब में किसी प्रकार का नया प्रदर्शन नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई जुलूस होगा। वह आते ही तत्काल प्रदर्शन और जुलूस करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि एक मुख्य घटना भारतीय इतिहास का जो कि बड़ा ही विभत्सकारी है, जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जो कभी मिट नहीं सकता है। बैसाखी का त्यौहार था। पंजाब के लोग जलियांवाले बाग में एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। और जब सरकार की नीतियों का ये विरोध कर रहे थे, उसी समय जनरल डायर को ये सूचना मिलती है कि पंजाब के जो लोग हैं वह जलियांवाले बाग में एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो जनरल डायर गुस्से से एकदम बिलबिला उठा, क्योंकि उसने पहले ही जुलूस और नए प्रदर्शन पर रोक लगा ही रखा था। तो उसे लगा कि हमारे आदेश की अवहेलना की जा रही है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उसने सैनिकों की एक टुकड़ी लिया और सीधे जलियांवाला बाग के मुख्य गेट पर पहुंच करके गेट को ही बंद करा देता है। चूँकि उस जलियांवाले बाग में एक ही द्वार था निकलने के लिए, जिसको भी जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर के जब वो पहुंचता है तो उस गेट को भी वो बंद करा देता है। बंद कराने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करने का ये आदेश जारी करता है। वहाँ उसके सैनिक भारतीय निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाने लगे। वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया, भाग दौड़ होने लगी। कुछ तो गोलियों से मरे, कुछ नीचे दब करके मर गए, और जो कुछ उसमें से बचे भी थे वो बेचारे, वहाँ एक कुआं था उस जलियांवाले बाग में, अपनी जान को बचाने के लिए लोग कुएं में भी कूद गए और उसकी वजह से भी लोग मर गए। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इस हत्याकांड से दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने, जो कि सत्याग्रह चलाया हुआ था, उसको क्या करते हैं कि 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लेते हैं। वो ये सोचे कि सत्याग्रह की वजह से निहत्थे और निरीह भारत के लोग मारे जा रहे हैं, तो इससे व्यथित होकर के उन्होंने इस सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। और अंग्रेज़ों ने जो उन्हें उपाधि दिया था 1915 ईस्वी में, कैसर ए हिंद की उपाधि, उसको गांधी जी अंग्रेज़ों को वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये आपकी उपाधि नहीं चाहिए। और उपाधियों को लौटाने का जो सिलसिला था वो गांधी जी तक ही सीमित नहीं रहा, वो आगे भी बढ़ता चला गया कारवां। उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिनको अंग्रेज़ों ने सर नाइट की उपाधि प्रदान किया था। उन्होंने भी सर नाइट की उपाधि को वापस कर दिया। तो जो एक माहौल क्रिएट हो रहा था वह भविष्य के किसी बड़े आंदोलन का संकेत भी दे रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई भारतीयों पर कर रहे थे,
उससे तो यही लग रहा था कि अब आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप आगे जितने भी आंदोलन हुए, शायद अंग्रेज़ों के अत्याचार का ही परिणाम था कि महात्मा गांधी जी को विवश होकर असहयोग आंदोलन करना पड़ा। इसके बाद खिलाफत आंदोलन भी हुआ और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो इस तरह के जो अनेकों प्रकार के आंदोलन हुए, अंग्रेज़ों की दमनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ही हुए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में आज हमने ये जाना कि भारत में जो रॉलेट कानून था वो क्यों बनाया गया था, उसको बनाया किसने था और उसको बनवाया किसने था, और क्यों बनाया गया था ये कानून, इसको हम लोगों ने जाना। और इस कानून के खिलाफ भारत के लोगों ने क्या रिएक्ट किया। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह चलाए, इसके बाद अनेक क्रांतिकारी गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में किए हैं। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने किस प्रकार का आंदोलन किया और उन आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा। इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।